अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 7 कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी लेसन है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज को सीखना। अब हम टॉपिक 34 देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड लैंग्वेज क्या होता है। अब इसका आंसर सिंपल सा अगर हम आंसर दें तो वो ये है कि हमारी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज के अलावा जो सीखी जाने वाली लैंग्वेज होती है उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो इंटरप्रिटेशंस बताई हुई हैं। इसमें बताया हुआ है कि सेकंड लैंग्वेज असल में अगर हम इन जनरल देखें तो वो लैंग्वेज होती है जो कि मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज सीखी जाए। लेकिन अगर हम एडिशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो लैंग्वेज भी इसमें आती है जो कि टारगेट लैंग्वेज होती है, या फिर अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए तो वहाँ की लैंग्वेज भी किसी डिफरेंट पर्पस के लिए सीखी जाए तो वो भी इसी जोन में आती है। तो ये बताया गया है, याद करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप लोग इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि वो लैंग्वेज जो मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज के अलावा सीखी जाए उसको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्कोप ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, जिसमें बताया गया है कि इंक्लूड होता है इनफॉर्मल L2 लर्निंग में। L2 असल में सेकंड लैंग्वेज की बात आ रही है। अब उन्होंने बताया कि इनफॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो वो लैंग्वेज हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं, नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मल में क्या आ रहा है, फॉर्मल में हम देखते हैं क्लासरूम्स में जो फॉर्मल तरीके से होती है। उसके बाद L2 लर्निंग दैट इन्वॉल्व अ मिक्सचर ऑफ दीज सेटिंग्स के इन सब में। ये याद करने वाला नहीं है, जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बताए गए हैं कि क्या ये फैक्टर्स जो है वो इस तरह से हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के फैक्टर्स हमारी सेकंड लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी। उसके बाद हम अपना टॉपिक 35 पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया द रोल ऑफ नेटिव लैंग्वेज इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप लोग को पता होगा कि जैसे ही हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं या हम अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल ले लूँ तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उर्दू लैंग्वेज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि द रोल ऑफ नेटिव लैंग्वेज हैज़ अ रॉकी हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि एक तरह से पथरीली हिस्ट्री है उसकी। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि इस प्रोसेस को हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अज्यूम्ड दैट इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन लर्नर्स रिलाई एक्सटेंसिवली ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज। इंडिविजुअल्स टेंड टू ट्रांसफर द फॉर्म एंड मीनिंग। वही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस की बात की गई है, इसको मैं आगे बताती हूँ, यहाँ पर नहीं बताऊँगी। यहाँ हमारे पास L1 वर्सेस और L2 लर्निंग की बात की गई है। अब इनमें हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। 3 फेजेस बताए गए हैं, यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं, जिनमें हमारे पास एक इनिशियल स्टेज है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है और एक फाइनल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एक तरह से एक इनपुट की बात की जाती है यहाँ, यानी कि यहाँ पर हम सारी नॉलेज होते हैं ना उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज एक तरह से वो स्टेज होती है जहाँ पर हम कुछ एरर्स करते हैं और उन सारे स्टेजेस से गुजर कर हम आगे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फाइनल स्टेज आ जाती है, जहाँ पर आकर फाइनली हम क्या करते हैं, हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तक पहुँचते हैं, जहाँ हम प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुँचते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एक तरह से हमारा आउटकम होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस में यही बातें डिस्कस की गई हैं, आप लोग इन्हें पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेट में हमारे पास इंटर लैंग्वेज की बात क्यों आई है, मैंने आप लोगों को वर्ड इंग्लिशेस में इंटर लैंग्वेज का फॉसिलाइजेशन का काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो इंटर लैंग्वेज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटर लैंग्वेज हम कहते हैं लैंग्वेज सीखते हुए की जाने वाली गलतियाँ जो होती हैं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो वो हमारे पास इंटर लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रांसफ़र की बात की गई है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र है और एक नेगेटिव ट्रांसफ़र है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में हम क्या कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज 1 के कुछ ऐसे रूल्स जो लैंग्वेज 2 पर लगाते हैं, समटाइम्स वो अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि वो करेक्ट होते हैं। ठीक है, वो लगाना कोई गलती नहीं होता। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सम टाइम वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं, जो कि एरर्स की वजह बनते हैं। उसके बाद टॉपिक 36 देखें, जो कि अर्ली पर्सपेक्टिव ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है हैज़ बीन
क्लोजली रिलेटेड टू लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि किसी हद तक जो है वो लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज लर्निंग के साथ जो है वो रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि द आइडिया ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही कि एवं लेक्चर लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बिहेवियरिज्म का यूज़ किया गया और कंट्रास्टिव एनालिसिस का यूज़ किया। बिहेवियरिज्म में क्या आ जाता है, बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज सीन एज द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। ठीक है, जैसे हम हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं इसी तरह हम लैंग्वेज को भी लर्न करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं सोसाइटी में जिनको रिस्पॉन्स करते हैं हम, तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, आपने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कंट्रास्टिव एनालिसिस क्या होता है, कंट्रास्टिव एनालिसिस में एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है फर्स्ट लैंग्वेज का सेकेंड लैंग्वेज पर, एक तरह से कंट्रास्ट होता है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस के दरमियान कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हम देखते हैं जिनकी बेस पर हम लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। द फोकस, यहाँ थर्ड लाइन में देखें लास्ट पर लिखा है, द फोकस ऑफ CA इज़ ऑन द सरफेस फॉर्म ऑफ बोथ L1 एंड L2 सिस्टम एंड ऑन डिस्क्राइबिंग एंड कंपेयरिंग द लैंग्वेज वन लेवल एट अ टाइम। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर जो है वो आते हैं, जिनमें हमारे पास फोनोलॉजी का स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी का आता है एंड देन सेंटेक्स का आता है। तो ये सारी चीज़ों से गुजर कर हम लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होते हैं। लेकिन क्या किया गया, यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी कि वो नहीं एक्सप्लेन करती हाउ लर्नर्स नो मोर देन दे हैव हेयर्ड और हैव बीन टॉट। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है आर आल्सो नोट सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म बताए गए हैं, आप लोगों ने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना है, बाकी अगर आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लें तो वो ज़्यादा गुड है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 37 आ जाता है, जिसमें अर्ली पर्सपेक्टिव ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की गई है। अगर हम एरर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये असल में डेवलप किया गया था डिससेटिस्फेक्शन विद कंट्रास्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो उसके कंट्रास्ट में एरर एनालिसिस आया था, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने एरर को एनालाइज करते हैं। अब कोडर के अकॉर्डिंग क्या है, कोडर वाज द फर्स्ट टू फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग लर्नर्स एरर्स एज इट बिकेम एविडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है कि इसमें हम एरर्स को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है फॉर एरर एनालिसिस, जिनमें हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स आ जाते हैं। अब इनमें बताया गया है कलेक्शन ऑफ सैम्पल ऑफ लर्नर लैंग्वेज, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर, एवेलुएशन ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स की बात की जा रही है कि इन सब पर फोकस कर कर जो है वो आप लोग प्रोफिशेंट हो सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट कमिंग ऑफ एरर एनालिसिस, जिनमें हमारे पास एम्बिग्विटी क्लासिफिकेशन, यानी कि उनमें कोई एक तरह से क्लियरेंस नहीं होती। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हुए। उसके अलावा लैक ऑफ पॉजिटिव डाटा, ये भी आप लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा पोटेंशियल फॉर अवॉइडेंस, यानी कि सम टाइम क्या होता है कि हम डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स को इग्नोर कर देते हैं, लर्नर्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, उन पर भी फोकस करना चाहिए अगर आपने लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है। उसके अलावा यहाँ पर एक इंटर लैंग्वेज का और फोसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जैक्टली नो डाउट अगर हम एरर की बात करेंगे तो इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंटर लैंग्वेज क्या होती है, एक तरह से एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, समटाइम इसको हम थर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एरर करते हैं। ठीक है, यानी कि गलतियाँ करते हैं। उसके बाद फॉसिलाइजेशन में क्या होता है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज के ग्रामर को सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर पर लगाते हैं और इतनी ज़्यादा गलतियाँ बार बार दोहराते हैं कि वो गलतियाँ समटाइम पक्की हो जाती हैं, जिनको फिर ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। उसके अलावा मॉर्फी मॉडल स्टडीज़ की बात की गई है, इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनीटर मॉडल में क्रेशन ने 5 हाइपोथेसिस की बात की थी, जिनमें हमारे पास एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है, मोनीटर हाइपोथेसिस है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। उसके अलावा इनपुट हाइपोथेसिस में क्या है, इनपुट हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि क्या वो ठीक भी है कि नहीं। लाइक अगर एक लैंग्वेज में वो ठीक है तो दूसरी ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर वो रोंग है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर इफ़ देयर वुड बी एनी इफेक्टिव फिल्टर वर्किंग देन लर्निंग माइट नॉट हैपन। ठीक है, माइट नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री, तो इस फंक्शन के ऊपर भी, इस हाइपोथेसिस के ऊपर भी फोकस करना है। उसके अलावा टॉपिक 38 अब फॉर्मल अप्रोचेस टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, टॉपिक 38 आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, इट इंक्लूड नेटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, यानी कि
कोई चीज़ नेटिव तरीके से आना, नेचुरल तरीके से हम सीखते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मल अप्रोचेस में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि लैंग्वेज एज अ सिस्टम विद इट ऑन रूल्स। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रामर आ जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर एक तरह से मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है लैंग्वेज की, एक तरह से मेंटल ग्रामर भी है दैट मेडिएट बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। उसके अलावा ये क्या करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन माइंड आर व्हाट मेक लैंग्वेज यूनिवर्सल। उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर एक गाइडिंग फोर्स भी है लैंग्वेज एक्विजिशन की कॉन्सेप्ट में बताया गया है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स की बात की गई है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो इनवेरिएबल हैं, यानी कि ये ऑल लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है वो, यानी कि इसकी कोई आप कह सकते हैं कि एक्सटेंट नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, इनवेरिएबल है। इसी तरह अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो ये वेरी करता है अक्रॉस लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद करना है। उसके बाद टॉपिक 39 जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, फंक्शनल अप्रोच जो होती है ये क्या करती है, ये बेस्ड होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज को देखता है एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन रेदर देन अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शन में क्या होता है कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, देन लैंग्वेज को सीखा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्ले एज एन एक्टर गोल, ये भी बताया गया। उसके बाद प्रैग्मेटिक फंक्शन में क्या होता है कि द फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस एज वेल एज कॉम्पिटेंस। देन यहाँ पर 4 फंक्शनल अप्रोचेस की बात की गई है, जिसमें हमारे पास सिस्टमिक लिंग्विस्टिक है। इसमें क्या होता है, इंटरलेटेड सिस्टम ऑफ चॉइस अवेलेबल फॉर एक्सप्रेसिंग मीनिंग। उसके बाद हॉलिडे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग नीड टू बी सीन एज अ मास्टरी ऑफ लिंग्विस्टिक फंक्शन। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। फंक्शनल टाइपोलॉजी में क्या होता है, इसमें फंक्शंस देखे जाते हैं, लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को जो है वो देखा जाता है, देन लैंग्वेज को सीखा जाता है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचा जाता है। देन फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग, ये भी जैसे लिखे हैं आपने इसे पढ़ लेना है। ग्रामेटिकलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रामेटिकल फंक्शन। ठीक है, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अ फंक्शनल अप्रोच विच फोकस ऑन अटरेंस स्ट्रक्चर और द वे इन विच लर्नर पुट द वर्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये सारा इसमें बताया गया था। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। जो चीज़ें रह जाती हैं अगर, तो आप लोग उनमें कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ लिया करें। मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है इसमें बताने वाला। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।